तारीख थी 23 जून 2018। दिन के लगभग 1 बजे दिल्ली के मशहूर कैंट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक सड़क पर खून से लथपथ एक महिला की लाश मिलती है। जहां महिला की लाश मिली थी वो आर्मी कंटोनमेंट एरिया के बेहद करीब था। ऐसे इस बेहद संवेदनशील इलाके में लाश मिलने से हड़कंप मच जाता है। तुरंत जांच पड़ताल शुरू होती है। शुरुआती कुछ घंटों तक लाश की पहचान नहीं हो पाती है, मगर जब लाश की पहचान होती है तो पूरे पुलिस विभाग में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि मरने वाली महिला कोई मामूली महिला नहीं थी। ये एक बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला था। पुलिस अब जल्द से जल्द कातिल और कत्ल की वजह तलाशने में लग जाती है और फिर पुलिस जांच में जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो आखिर मरने वाली महिला कौन थी, कातिल कौन था और सबसे जरूरी कि आखिर कत्ल की वजह क्या थी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ। कातिल और कत्ल की वजह के बारे में जानकर तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि कैंट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों की नज़र सड़क पर पड़ी खून से लथपथ लाश पर पड़ती है। आनन फानन में पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस भी तुरंत पहुंच जाती है और मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। पहली नज़र में देखने से ऐसा लग रहा था कि महिला को किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया है, तो पुलिस भी हिट एंड रन का मामला मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। पुलिस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए तुरंत घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भेजती है। शुरुआती जांच के बाद ही फॉरेंसिक टीम ये दावा करती है कि हमारी जानकारी और जांच के अनुसार ये हिट एंड रन का मामला नहीं है। लड़की की पहले हत्या की गई और फिर हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए शरीर पर गाड़ी चढ़ाई गई। दरअसल फॉरेंसिक टीम जब महिला की जांच करती है तो उन्हें महिला के गर्दन पर कुछ गहरे घाव दिखते हैं। उस निशान को देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट समझ जाते हैं कि पहले तेज धारदार हथियार से महिला का गला रेता गया और उसे यहाँ लाकर फेंकने के बाद उसके शरीर पर गाड़ी चढ़ाई गई। पुलिस को शक होता है कि शायद ये हत्या रॉबरी या सेक्सुअल असॉल्ट के वजह से भी हो सकती है, तो पुलिस उस एंगल से भी जांच शुरू कर देती है। लेकिन जब जांच होती है तो पाया जाता है कि महिला ने जो कुछ भी गहने पहने होते हैं सब कुछ सही सलामत होते हैं। किसी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के भी सबूत नहीं मिलते हैं। हालांकि महिला के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। यहाँ तक कि महिला का मोबाइल फोन भी उसके पास नहीं था। अब पुलिस मामला दर्ज करते हुए सबसे पहले महिला की पहचान में लग जाती है। महिला की लाश दोपहर लगभग 1 बजे मिली थी। इसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं मगर महिला की पहचान नहीं हो पाती है। दिल्ली के दूसरे पुलिस थाने में भी मृत महिला की तस्वीर भेज दी जाती है ताकि जल्द से जल्द इस महिला की पहचान की जा सके, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। अभी भी पुलिस हाथ पैर मार ही रही थी कि तब तक शाम के करीब 4 बजे नारायणा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और पुलिस वालों को कहता है कि दिन में उसकी पत्नी बाहर निकलती है लेकिन अभी तक आई नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस व्यक्ति की पूरी बात सुनकर पुलिस वाले उसी मृत महिला की तस्वीर उस व्यक्ति को दिखाते हैं। तस्वीर थोड़ी ही देर पहले इस थाने में आई थी। उसकी तस्वीर को देखते ही पुलिस की गुमशुदगी की शिकायत लेकर आया व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये तो मेरी पत्नी है। शिकायत लेकर आया हुआ व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी थे और जिस मृत महिला की पहचान फोटो के जरिए मेजर ने की थी वो कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी शैलजा द्विवेदी थी। शैलजा द्विवेदी मूल रूप से पंजाब के अमृतसर की रहने वाली थी और कुछ वर्ष पहले ही इनकी शादी अमित द्विवेदी से हुई थी। इनका एक 6 साल का बच्चा भी था। पहले शैलजा द्विवेदी कहीं और रहती थी पर मेजर अमित द्विवेदी की पोस्टिंग की वजह से दिल्ली के आर्मी क्वार्टर में रहने लगी थी।
शैलजा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उन्होंने कई बार मशहूर ब्यूटी कंपटीशन में भी भाग लिया था और कई ब्यूटी कंपटीशन में जीत भी हासिल की थी। शैलजा में मॉडलिंग की दुनिया में भी हाथ आजमाया हुआ था। लाश की पहचान मेजर की वाइफ शैलजा द्विवेदी की वजह से ये एक बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है। दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाते हैं। पूछताछ का सिलसिला सबसे पहले शैलजा द्विवेदी के पति अमित द्विवेदी से की जाती है। तो अमित द्विवेदी बताते हैं कि कुछ समय पहले उनकी पत्नी शैलजा द्विवेदी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उनके पैर में भी चोट लगी थी। पैर में लगातार दर्द रहने की वजह से वो अपना इलाज दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल से कराती थी, जहां वो आया जाया करती थी, जहां से उन्हें कुछ हफ्ते फिजियोथेरेपी की भी सलाह दी जाती है। अमित द्विवेदी आगे बताते हैं कि शैलजा कुछ दिनों से लगातार यहां इलाज के लिए आ रही थी। रोज की तरह आज भी घर से उनके ड्राइवर ने ही आर्मी द्वारा दी गई गाड़ी से शैलजा को फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आर्मी हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप किया था। फिर कुछ समय बाद जब ड्राइवर रोज की तरह उन्हें अस्पताल से लेने आया तो अस्पताल की ओर से जानकारी दी गई कि आज तो शैलजा द्विवेदी इलाज के लिए आई ही नहीं है। इस बात की जानकारी ड्राइवर अमित द्विवेदी को देता है। इसके बाद अमित द्विवेदी शैलजा के नंबर पर फोन करता है, मगर वो तो स्विच ऑफ रहता है। फिर अमित द्विवेदी अपने स्तर पर ही कोशिश करते हैं, जैसे शैलजा के दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको फोन करके शैलजा की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैलजा की जानकारी कहीं से भी नहीं मिल पाती है। इसके बाद अमित द्विवेदी भागते हुए नारायणा पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां वो फोटो के जरिए अपनी पत्नी की पहचान करते हैं। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां शैलजा की लाश रखी हुई थी। लाश को देखकर अमित द्विवेदी लाश की पुष्टि करते हैं। इसके बाद हत्या की इस गुत्थी को पुलिस सुलझाने में लग जाती है। अब पुलिस एक गुत्थी सुलझा चुकी थी कि आखिर ये लाश किसकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली रहते हैं। दो गुत्थी सुलझाने के लिए बाकी थे कि आखिर ये हत्या किसकी है और क्यों की गई। पुलिस वाले मेजर अमित द्विवेदी से पूछताछ में लग जाते हैं और अमित द्विवेदी प्रश्नों पर जो जवाब देते हैं उसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। दरअसल अमित द्विवेदी किसी और का नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के एक और मेजर का ही नाम लेते हुए बताते हैं कि उसी ने शैलजा की हत्या की होगी, क्योंकि वो काफी समय से शैलजा को परेशान कर रहा था। मेजर अमित द्विवेदी ने जिस पर अपनी पत्नी की हत्या का शक जताया था उसका नाम था मेजर निखिल रॉय हांडा। सबसे पहले पुलिस मेजर निखिल रॉय हांडा के बारे में जानकारी निकलवाती है तो पता चलता है कि मेजर निखिल रॉय हांडा की पोस्टिंग तो मेरठ बेस कैंप में है। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस सबसे पहले उस अस्पताल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है जहां शैलजा अपने इलाज के लिए जाया करती थी। कुछ ही देर की मेहनत के बाद पुलिस देखती है कि अस्पताल के बाहर जैसे ही शैलजा द्विवेदी अपनी गाड़ी से उतरती है तो दूसरी तरफ से एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी गाड़ी आती है। उस कार से एक व्यक्ति उतरता है और शैलजा से बात करता है और दोनों उस कार में सवार होकर निकल जाते हैं। कार से निकले उस व्यक्ति की पहचान मेजर अमित द्विवेदी मेजर निखिल रॉय हांडा के तौर पर करते हैं। मेजर निखिल रॉय हांडा की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल हिस्ट्री से भी पता चलता है कि जिस समय सड़क पर शैलजा की लाश मिली थी उससे कुछ समय पहले तक मेजर निखिल रॉय हांडा और शैलजा की लोकेशन एक ही जगह की थी। इसके अलावा इसी दिन यानी 23 जून 2018 को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच भी इन दोनों की कई बार फोन पर बात भी हुई थी। इन सब खुलासों के बाद पुलिस की कई टीम मेजर हांडा की तलाश में लग जाती है, लेकिन अभी भी हांडा का कुछ पता नहीं चल पाता है। इसके बाद अगले दिन यानी 24 जून 2018 की सुबह दिल्ली पुलिस के कुछ काबिल ऑफिसर्स के नेतृत्व में 6 टीमें बनाई जाती हैं। उन्हें जल्द से जल्द मेजर निखिल हांडा को पकड़ने का काम दिया जाता है। पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर छापेमारी करती है, मगर कहीं भी मेजर निखिल हांडा का अता पता नहीं चलता है। चूंकि मेजर निखिल हांडा की पोस्टिंग मेरठ में थी, इसलिए दिल्ली पुलिस दिल्ली से मेरठ रूट की सड़कों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लग जाते हैं। जांच में इस रूट के एक टोल नाके के सीसीटीवी में
वही कार दिखाई देती है जो कार दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के बाहर दिखाई दी थी। अब पुलिस की टीम मेरठ के लिए निकल जाती है। इधर पुलिस की जांच पड़ताल में खुलासा होता है कि मेजर निखिल हांडा के पास एक और मोबाइल फोन है जिसका नंबर सिर्फ कुछ चंद लोगों के पास है। अब पुलिस वाले इसी दूसरे नंबर को ट्रेस करते हुए आर्मी बेस कैंप में पहुंच जाते हैं। यहाँ पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि बस अभी कुछ देर पहले ही मेजर निखिल हांडा निकले हैं। पुलिस वाले अब उसी रास्ते पर निकल जाते हैं जिस रास्ते पर मेजर निखिल हांडा निकले थे। कुछ ही दूरी पर मेजर निखिल हांडा की कार दिखाई देती है। पुलिस वाले मेजर निखिल हांडा की कार का पीछा करके उसे रोकते हैं और फाइनली मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद कुछ जरूरी कागजी कार्यवाही पूरी कर लेने के बाद दिल्ली पुलिस मेजर हांडा को लेकर दिल्ली आ जाती है और यहाँ पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस पूछताछ में जो कुछ भी खुलासा होता है वो जानकर हर कोई हिल जाता है। पहले तो मेजर निखिल हांडा शैलजा की हत्या या उसे जानने से भी इनकार कर देते हैं, पर जब पुलिस उसे सबूत दिखाती है तो मेजर निखिल हांडा धीरे धीरे राज उगलना शुरू करता है। मेजर निखिल हांडा के बयान के मुताबिक शैलजा द्विवेदी से उसकी पहली मुलाकात 2015 में तब हुई थी जब मेजर निखिल हांडा की पोस्टिंग नागालैंड के दीमापुर में थी और शैलजा के पति की पोस्टिंग भी वहीं थी। यहाँ मेजर निखिल हांडा अकेले रहते थे जबकि मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी शैलजा द्विवेदी और बच्चों के साथ रहते थे। साथ में ड्यूटी करने की वजह से दोनों मेजर की आपस में दोस्ती थी। दोस्ती की वजह से मेजर निखिल हांडा मेजर अमित द्विवेदी के घर आते जाते थे। यहीं उनकी पहली मुलाकात शैलजा द्विवेदी से होती है। यहीं पर दोनों में कुछ बातें होती हैं और फिर धीरे धीरे दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है। उन दोनों में बातचीत भी होने लगती है। समय के साथ इनकी दोस्ती भी गहरी हो जाती है और बातचीत भी पहले से कहीं ज़्यादा होने लगती है। पहले मेजर निखिल हांडा और शैलजा द्विवेदी की कभी कभी मुलाकात होती थी, बाद में फ़ोन पर भी बात करने लगे और एक समय के बाद दोनों के बीच वीडियो कॉलिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजर निखिल हांडा और शैलजा तब वीडियो कॉल करते थे जब मेजर अमित द्विवेदी की ड्यूटी का समय हुआ करता था। शैलजा उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगने देती थी कि उनकी पत्नी मेजर निखिल हांडा से बात किया करती है। ऐसा 2015 से 2018 के शुरुआती महीनों तक चलता रहा, मगर एक दिन जब शैलजा मेजर निखिल हांडा से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तभी मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये सब देखने के बाद अमित द्विवेदी शैलजा को काफ़ी डांटते हैं और इसको लेकर इन दोनों में काफ़ी झगड़ा भी होता है। अमित शैलजा को हिदायत देते हैं कि आज के बाद तुम कभी भी निखिल हांडा से बात नहीं करोगी। मेजर निखिल हांडा से भी मुलाकात करके कहते हैं कि आज के बाद तुम शैलजा से कोई संपर्क नहीं रखोगे वरना बहुत बुरा होगा। मेजर निखिल हांडा के बयान के मुताबिक इस घटना के कई महीनों के बाद भी उन दोनों की बात नहीं होती थी, मगर कुछ महीनों बाद ही उन दोनों में बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। इस घटना के कुछ समय बाद ही यानी अप्रैल 2018 में अमित द्विवेदी का ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। इस कारण अमित द्विवेदी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ जाते हैं और आर्मी क्वार्टर में ही रहने लगते हैं, जबकि निखिल हांडा का इनसे पहले मेरठ के बेस कैंप में हो जाता है। मेजर निखिल हांडा के बयान के अनुसार वीडियो कॉलिंग पर अमित द्विवेदी ने शैलजा को जब से पकड़ा था तब से कुछ महीनों तक वो इन दोनों की बात फोन पर नहीं होती थी, लेकिन मेजर निखिल हांडा के जोर देने पर इन दोनों में एक बार फिर से बात शुरू होती है। लेकिन शैलजा पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। शायद शैलजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मई महीने में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि शैलजा निखिल के फ़ोन कॉल्स को भी इग्नोर करने लगती है। इन सब के बावजूद निखिल फ़ोन करना बंद नहीं करता है और अब वो शैलजा पर अपने पति अमित द्विवेदी को छोड़ने का भी दबाव बनाने लगता है। साथ ही कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। कमाल की बात तो ये है कि निखिल हांडा ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था। इसके बावजूद निखिल हांडा अब शैलजा द्विवेदी पर शादी करने का दबाव बना रहे थे। जून महीने में ऐसा होता है कि शैलजा अब निखिल हांडा का फ़ोन उठाना भी बंद कर देती है। इसी बीच शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वो आर्मी अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवाती है।
इस बात की जानकारी निखिल हांडा को भी लगती है। चूंकि अब शैलजा ने निखिल हांडा का फोन उठाना बंद कर दिया था, इसलिए अब निखिल हांडा 2 जून को मेरठ से दिल्ली आता है और खुद को माइग्रेन का मरीज बताते हुए खुद का इलाज उसी अस्पताल में शुरू करवाता है जहां शैलजा फिजियोथेरेपी सेशन के लिए आया करती थी। निखिल ने ऐसा इसलिए किया ताकि इलाज के बहाने शैलजा से मुलाकात हो सके। हालांकि उसकी ये चाल ज्यादा कामयाब नहीं हो पाती और शैलजा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती। इसके बाद निखिल नई चाल चलता है और अब वो अपने स्वस्थ बेटे को जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करा देता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि अब वो बेटे के इलाज के बहाने अस्पताल में रुक सके और शैलजा से मुलाकात कर सके। बेटे के इलाज के बहाने उसे आर्मी यूनिट से छुट्टी भी आसानी से मिल जाती और अब वो अस्पताल में रहते हुए शैलजा से मिलने का बहाना ढूंढता रहता। उसकी ये चाल कामयाब भी हो जाती और 1-2 बार शैलजा से उसकी मुलाकात भी हो जाती। इस मुलाकात के बाद शैलजा, जिससे निखिल का फ़ोन उठाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, वो फिर से फ़ोन उठाना शुरू कर देती है और दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत भी शुरू हो जाती है। निखिल हांडा के बयान के मुताबिक अब शैलजा फ़ोन पर बात करने के दौरान जब शैलजा ने अपने पति अमित द्विवेदी को छोड़कर निखिल हांडा से शादी करने की बात नहीं मानी, तो एक दिन निखिल शैलजा से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है कि कम से कम तुम मुझसे एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी फ़ोन नहीं करूँगा। इसी के बाद 23 जून 2018 को जब शैलजा रोज़ की तरह आर्मी हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के लिए आती है, तो इस बार वो अस्पताल के अंदर जाने के बजाय बाहर ही रुक जाती है। यहाँ प्लान के मुताबिक निखिल हांडा सिल्वर कलर की अपनी होंडा सिटी लेकर आता है और फिर दोनों उसी कार में बैठकर निकल जाते हैं। कुछ किलोमीटर आगे जाकर निखिल अपनी कार रोक देता है और एक बार फिर से कार में ही इन दोनों का बातचीत शुरू होता है। यहाँ निखिल हांडा शैलजा पर शादी का दबाव बनाने लग जाता है। निखिल हांडा शैलजा को लेकर इतना पागल था कि वो कार से ही अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। इसके बाद अब निखिल हांडा शैलजा से कहता है कि तुम भी अपने पति अमित से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन शैलजा अपने पति अमित से तलाक लेने से मना कर देती है। इस बात को लेकर कार के अंदर ही निखिल हांडा और शैलजा के बीच झगड़ा होने लगता है। इसी झगड़े के दौरान शैलजा निखिल से कहती है कि मैं और तुम बस एक दोस्त हैं, मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं समझती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मुझे फोन करना बंद नहीं किया तो मैं आर्मी में तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर तुम्हारा कोर्ट मार्शल करा दूंगी। इतना सुनते ही निखिल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शैलजा से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की नहीं हो सकती। बस इसी के बाद वो एक झटके में शैलजा का गला पकड़ लेता है और अगले ही पल अपने साथ छुपा कर लाए गए चाकू से शैलजा के गले पर वार करना शुरू कर देता है। शैलजा द्विवेदी चाहकर भी निखिल के शिकंजे से नहीं निकल पाती और चाकू के वार की वजह से शैलजा कार के अंदर ही दम तोड़ देती है। शैलजा को मारने के बाद निखिल समझ नहीं पाता कि इस लाश को अब कहाँ ठिकाने लगाया जाए। उसे डर सताने लगता है कि अगर लाश को इस तरह गाड़ी में रखकर ज़्यादा दूर तक जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वो वहीं पर लाश को पहले गाड़ी से निकाल कर गिरा देता है और फिर कई बार अपनी गाड़ी को शैलजा के शरीर पर और ख़ास तौर पर शैलजा के चेहरे पर चढ़ा देता है ताकि ये हत्या के बजाय एक्सीडेंट का मामला लगे और उसकी पहचान भी मिटाई जा सके। शैलजा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद निखिल हांडा शैलजा का फ़ोन भी ले लेता है और कुछ दूरी पर आकर उसे कचरे के डिब्बे में डाल देता है। इसके बाद वो दिल्ली के उसी घर में जाता है जहां वो पिछले कई दिनों से ठहरा हुआ था। यहां आकर वो सबसे पहले नहाने चला जाता है। इसके बाद निखिल तैयार होकर फिर उसी आर्मी हॉस्पिटल में जाता है ताकि वो अस्पताल के हालात का जायज़ा ले सके। यहाँ सब कुछ शांत देखकर अब वो सबूत मिटाने के डर से कार को ठिकाने लगाने की फिराक में लग जाता है। चूँकि कार के टायर और अंदर काफ़ी खून लगा हुआ था, इसलिए निखिल जल्द से जल्द कार को धुलवाने की जुगाड़ में लग जाता है। मगर उसे डर सताने लगता है कि अगर दिल्ली में धुलवाने गया तो कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए वो मेरठ चला जाता है। निखिल हांडा को लग रहा था कि कार को ठिकाने लगाने के बाद वो आराम से आर्मी कैंप में ही रह सकता है, मगर पुलिस की तेजी के आगे निखिल ही
हर चाल फेल हो जाती है और आखिरकार वो पकड़ा जाता है। निखिल हांडा को गिरफ्तार करने के बाद उसे 14 दिन की हिरासत में भेज दिया जाता है। पूछताछ के साथ साथ पुलिस हत्या के सबूत भी जुटाने में लग जाती है। इसी सिलसिले में मेजर निखिल हांडा के कार से 2 चाकू भी बरामद कर लिए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल शैलजा का गला रेतने में किया गया था। पुलिस शैलजा और निखिल हांडा की फोन रिकॉर्डिंग भी निकलवाती है, जिससे पता चलता है कि सिर्फ 6 महीने में ही निखिल ने 3352 बार शैलजा को फोन किया था। इस दौरान इन दोनों की कई बार काफी लंबी बातचीत भी हुई थी। इतना ही नहीं, जिस दिन निखिल हांडा ने शैलजा द्विवेदी की हत्या की थी, उस दिन वो शैलजा को सुबह 10 बजे से ही लगातार फोन कर रहा था और उसने आखिरी फोन 12 बजे किया था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस वालों की अथक प्रयास के बाद शैलजा का वो फोन जो कचरे के ढेर में पड़ा था, उसे भी बरामद कर लिया जाता है, जिसे निखिल ने शैलजा की हत्या करने के बाद चुरा कर फेंक दिया था। निखिल इस हत्या को आवेश में आकर अचानक से की गई हत्या के तौर पर बताता है, लेकिन पुलिस जब निखिल हांडा के फोन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि निखिल हांडा ने इस हत्या वाली रात से पहले कई बार इंटरनेट पर हाउ टू किल समवन लिखकर सर्च किया था। इसके अलावा उसने सबूत मिटाने के लिए भी गूगल पर सर्च किया हुआ था। निखिल ने यूट्यूब पर भी कई बार हत्या से जुड़ी वीडियोस सर्च की थी और देखी थी। इन सभी सबूतों से पता चलता है कि निखिल ने शैलजा की हत्या का प्लान पहले से ही तैयार कर लिया था। शैलजा की नज़र में निखिल और उसकी मामूली दोस्ती थी, लेकिन निखिल हांडा इस दोस्ती को प्यार समझ बैठा था। वैसे एक तरफ निखिल हांडा शैलजा से प्यार करने का तो दावा करता था, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस जांच पड़ताल में ये खुलासा करती है कि निखिल हांडा 2 मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था। एक मोबाइल फ़ोन में उसका असली नाम और पहचान के साथ फेसबुक अकाउंट बना था, तो दूसरे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एक फर्जी फेसबुक आईडी चलाने के लिए करता था। उस आईडी में निखिल ने खुद को दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन बता रखा था। वो उस आईडी के जरिए लड़कियों को फंसाता था और यहाँ तक कि जिस दिन शैलजा की हत्या की गई थी, उस दिन भी वो लगातार 2 लड़कियों से संपर्क में था और हत्या वाली रात उसने काफ़ी देर तक उन लड़कियों से बातचीत भी की थी। फिलहाल निखिल हांडा सलाखों के पीछे अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। वैसे अब तक कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है और अभी भी इस मामले में सुनवाई चल ही रही है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से निखिल हांडा को इस हत्या के लिए क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट में लिख कर बताइएगा।